$850 मिलियन US। जी आपने ठीक सुना, $850 मिलियन US व्हाट्सएप के फाउंडर ने लूज करे थे जब उन्होंने अपनी ही बनाई हुई कंपनी व्हाट्सएप को 1 साल पहले छोड़ दिया। ब्रायन एक्टन फेसबुक के काम करने के तरीके से इतने थक चुके थे कि उन्होंने 20 अप्रैल 2018 को ये ट्वीट किया, इट इज टाइम #delete Facebook। जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो ब्रायन एक्टन ने कहा कि आई सोल्ड माई यूजर्स प्रीवेसी, यानी मैंने अपनी यूजर्स की प्रीवेसी को बेच दिया है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब फेसबुक AKA मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने अपनी यूजर्स की प्रीवेसी को यूजलेस समझा हो। जब मार्क 19 साल के थे और फेसबुक ऑलमोस्ट अपने स्टार्टिंग स्टेज में था और अभी फेसबुक में सिर्फ 4000 लोग थे, उस वक्त मार्क जकरबर्ग ने अपने फ्रेंड से कहा था कि मेरे पास हार्वर्ड के 4000 स्टूडेंट्स की ईमेल्स हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, एड्रेस हैं, SNS है, तुझे इनमें से कुछ भी चाहिए होगा तो तू मुझे बता सकता है। जब इनके फ्रेंड ने इनसे पूछा कि ये सब तेरे पास कैसे आया, तो उन्होंने कहा पता नहीं, ये सब उन्होंने खुद ही मुझे सबमिट किया है, ये सब मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, डम्प। Another major setback for Facebook, the social media giant already under fire for not protecting users' private information. Founder and CEO Mark Zuckerberg broke his silence over the matter. Zuckerberg asked for forgiveness. And that was a big mistake. And it was my mistake. And I'm sorry. ओके तो वैसे मार्क जकरबर्ग के ऊपर काफी एलिगेशंस हैं कि उन्होंने यूजर्स के डेटा का मिसयूज किया है, लेकिन इस रिपोर्ट में हम व्हाट्सएप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जिसे कहा जाता है कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, इसमें सारे मैसेजेस एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस इवन फेसबुक भी नहीं देख सकता। तो आइए देखते हैं इस रिसर्च को। 4 अगस्त को ब्रायन एक्टन ने फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया और उन्होंने इसी ट्वीट में लिखा कि वो अपनी लाइफ के नेक्स्ट एडवेंचर के बारे में सोच रहे हैं। और लकीली उनको और उनके फ्रेंड यान कूम को एक मोबाइल एप्लीकेशन का आइडिया है और इस एप्लीकेशन का नाम उन्होंने दिया व्हाट्सएप। शुरू में तो व्हाट्सएप सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि लोग अपना स्टेटस अपडेट कर सके, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जब इसमें मैसेजिंग का ऑप्शन डाला गया तो ये एप्लीकेशन बहुत जल्दी फेमस होने लग गई, क्योंकि उस टाइम फोन में मैसेजिंग करने के लिए पैसे लगते थे, लेकिन व्हाट्सएप कंप्लीटली फ्री मैसेजेस प्रोवाइड करता है। अब ऑब्वियसली अगर किसी सर्विस को फ्री रखना है तो किसी ना किसी को तो पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना सर्वर्स की फीस, ऑफिस रेंट, इंजीनियर्स की सैलरी, ये सब कहाँ से आएगा। शुरू में व्हाट्सएप ने एंजल इन्वेस्टर से सीड फंडिंग ली और बहुत ही कम खर्चे करके कंपनी को चलाने लग गए, लेकिन जैसे जैसे यूजर्स इंक्रीज होते रहे नए फीचर्स आने लग गए, जैसे कि पिक्चर सेंड करना एक्सेट्रा, तो व्हाट्सएप ने डिसाइड किया कि वो अपनी एप्लीकेशन के लिए चार्जेस देना स्टार्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने प्राइस रखा $1। कई कंट्रीज में शुरू में ही यूजर्स को $1 पे करना पड़ता था व्हाट्सएप को यूज करने के लिए, और कई कंट्रीज में 1 साल फ्री यूज करने के बाद $1 पे करने पड़ते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल के एंड में अगर कोई यूजर व्हाट्सएप फीस ना भी पे करे तो भी वो व्हाट्सएप को यूज कर सकता था, यानी ये एक तरह की डोनेशन थी। अब ऑब्वियसली इन पैसों से थोड़ी देर तक ही व्हाट्सएप फ्री रह सकता था, लेकिन एक टाइम के बाद दोबारा से पैसों की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन व्हाट्सएप के फाउंडर चाहते थे कि एप्लीकेशन को अभी भी फ्री रखा जाए। इन्वेस्टर से तो वो पैसे नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि अगर इन्वेस्टर्स आए तो वो उन्हें मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए कहेंगे, जिसका मतलब था कि या तो यूजर से पैसे मांगो या फिर व्हाट्सएप में एड्स डालो, क्योंकि व्हाट्सएप के पास बहुत यूजर्स थे जो बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे थे। तो फिर सिक्वोया जैसी फर्म्स ने फाइनली व्हाट्सएप में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ये कहकर कि वो व्हाट्सएप को कभी भी फोर्स नहीं करेंगे मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए। और ये सिलसिला कुछ टाइम तक फिर चलता रहा। फिर 2014 में एक बड़ी खबर, इस न्यूज ने तो मानो सबको हिला के रख दिया। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक लॉस मेकिंग कंपनी के लिए फेसबुक इतने पैसे कैसे दे सकता है। इस डील से 9 महीने जस्ट पहले फेसबुक ने सिर्फ 8 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था। ये कोई प्रॉफिट नहीं था, ये सिर्फ रेवेन्यू था, और फेसबुक ने इस कंपनी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दे दिए। इतने में तो 10 बुर्ज खलीफा बन सकते थे, या फिर वो 19 इंस्टाग्राम खरीद सकते थे। जब मार्क जकरबर्ग से पूछा गया कि उन्होंने ये डील बहुत महंगी की है, तो इस पर मार्क जकरबर्ग ने कहा, नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो $19 बिलियन भी व्हाट्सएप के लिए कम है। जब सब लोग $19 बिलियन का प्राइस टैग सुन के शॉक हो रहे थे, तो सिर्फ मार्क जकरबर्ग जानते थे कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है। इसका पहला रीजन तो ये था कि उन्हें पता था कि रिसेंटली गूगल ने व्हाट्सएप के फाउंडर्स को अपने हेडक्वार्टर्स में बुलाया था, और उनको डर था कि अगर गूगल ने व्हाट्सएप को खरीद लिया तो उनका कोर बिजनेस फेसबुक हिल सकता है। सेकंड रीजन ये था कि मार्क जकरबर्ग व्हाट्सएप के पोटेंशियल को जानते थे कि वो आगे जाके कितना ग्रो हो सकता है, और वो ठीक भी निकले। क्या आप जानते हैं कि 2010 से 2019 तक 4 सबसे ज्यादा डाउनलोडेड एप्लीकेशंस थी। इनमें से पहली थी फेसबुक की मेन ऐप, सेकंड फेसबुक मैसेंजर, थर्ड व्हाट्सएप और फोर्थ इंस्टाग्राम, और ये चारों एप्लीकेशंस मार्क जकरबर्ग की थी। अब इस एक्विजिशन के 2 साल के बाद यानी 2016 में ये न्यूज आई कि ये जो $1 की फीस जो व्हाट्सएप चार्ज कर रहा है उसे हटा दिया गया है। सब खुश हो गए कि मार्क जकरबर्ग कितने अच्छे हैं, वो यूजर्स को फ्री सर्विस देना चाहते हैं, एक्चुअल में लोगों की प्रीवेसी का ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर दोबारा से खबर आई कि ब्रायन एक्टन, जो कि व्हाट्सएप के फाउंडर थे, उन्होंने अपनी ही कंपनी से रिजाइन कर दिया, जिसके लिए उन्हें $850 मिलियन का नुकसान हुआ, जो उन्हें मिल जाते अगर वो 1 और साल कंपनी में रहते। और इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट भी किया, #delete Facebook। कंपनी में कुछ तो बड़ी गड़बड़ चल रही थी कि व्हाट्सएप के फाउंडर ने ना तो सिर्फ अपनी कंपनी से रिजाइन किया, बल्कि उन्होंने खुद के $50 मिलियन लगा के एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट की, जिसका नाम था सिग्नल, जो व्हाट्सएप की तरह ही थी, जिसका एक ही मकसद था कि यूजर का डेटा कभी भी गलत इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन अभी भी सिग्नल उतना फेमस नहीं हुआ है जितना कि व्हाट्सएप।
और ये नेटवर्क इफेक्ट्स की वजह से है। यानी एक बार अगर आपके सारे फ्रेंड्स व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आप अकेले सिग्नल यूज करके क्या करोगे, क्योंकि सिग्नल से आप व्हाट्सएप में मैसेजेस तो कर नहीं पाओ एंड वाइस वर्सा। डील होने के बाद मार्क को ये तो पता था कि उन्हें व्हाट्सएप से किसी न किसी तरीके से पैसे तो अर्न करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस स्टार्ट किया कि कोई भी बिजनेसमैन व्हाट्सएप पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ऑब्वियसली ये एक जेन्युइन मेथड है कि अगर छोटे बिजनेसेस को व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उनसे कुछ तो चार्ज करेगा ही। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये भी था कि अब यूजर्स जब अपनी ऐप अपडेट करेंगे उन्हें दोबारा से व्हाट्सएप की प्रीवियसी पॉलिसी को अपडेट करना पड़ेगा। उस नई प्रीवियसी पॉलिसी में छोटे छोटे शब्दों में लिखा था कि अब फेसबुक के पास व्हाट्सएप यूजर्स का ज्यादा डेटा होगा। शुरू में यूजर्स को फरवरी 8 तक का टाइम दिया गया इसे एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन जब कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गई तो इस डेट को पोस्टपोन करके 15 मई कर दिया गया। फिर काफी सारे डेटा ब्रीचेस की खबर आने लग गई, जैसे कि फेडरल ट्रेड कमीशन ने भी फेसबुक के ऊपर $5 बिलियन का फाइन इम्पोज कर दिया। 540 फेसबुक मिलियन यूजर्स का डेटा रिसर्चर्स को पब्लिक सर्वर्स में मिला। 2021 में एप्पल ने अपनी पॉलिसी अपडेट करी जिसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस को ये बताना मैंडेटरी था कि वो उनका कौन सा डेटा शेयर करेंगे। व्हाट्सएप के लिए ये चीजें थी हमारा फोन नंबर, कॉन्टैक्ट लिस्ट, प्रोफाइल पिक्चर, मोबाइल ब्रांड, लोकेशन, स्टेटस एक्सेट्रा। फेसबुक का मेन गोल ये था कि वो अपनी तीनों ऐप का डेटा इंटीग्रेशन कर सके, यानी वो पहचान पाए कि सेम ही यूजर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर्स यूज कर रहा है। जिससे होगा ये कि उन्हें हमारे बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ ही पता होगा, और जितना ज्यादा फेसबुक को हमारे बिहेवियर के बारे में पता होगा उतने ज्यादा टारगेटेड एड्स वो हमें दिखा पाएंगे, और इन टारगेटेड एड्स के लिए बाकी बिजनेसेस भी फेसबुक को ज्यादा पे करने के लिए रेडी होंगे। कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका स्कैम। फेसबुक ने एक कंपनी कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका को हायर किया था, जिन्हें फेसबुक ने डेटा दिया ताकि वो उस डेटा को यूज करके फेसबुक के यूजर्स की पर्सनैलिटी को कैटेगराइज कर सके, ताकि फेसबुक अपने यूजर्स को डिफरेंट बकेट्स में डाल के उन्हें और पर्सनलाइज्ड एड दिखा पाए। इसमें कोई स्कैम नहीं था, ये एक नॉर्मल बिजनेस दूसरे बिजनेस से सर्विस ले रहा था, क्योंकि कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका एक हाईली स्किल्ड डेटा कंपनी है। बीबीसी ने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बनाई है जिसके अकॉर्डिंग कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका कंपनी ने लोगों के बिहेवियर के बारे में बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना स्टार्ट कर दिया था। फॉर एग्जांपल, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग इस एल्गोरिदम को अगर हमारे 50 लाइक्स का डेटा भी पता है तो वो हमें बेटर तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएगा, जितने की हमारे कलीग्स भी नहीं कर सकते। और अगर इन्हें हमारे 150 लाइक का डेटा पता है तो वो हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी को समझना स्टार्ट कर देगा। 300 लाइक से ज्यादा डेटा अगर इन्हें पता है तो हमारे हस्बैंड या वाइफ से ज्यादा एक्यूरेटली ये हमारी पर्सनैलिटी को समझ पाएगा। अब हुआ यह था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका डोनाल्ड ट्रंप ने हायर की थी अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ने से पहले, और ऐसी एलिगेशंस हैं कि कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका ने फेसबुक के साथ काम करने के बाद फेसबुक का डेटा डिलीट नहीं किया। कई लोग ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देते हैं कि मार्क जकरबर्ग ने ही जानबूझ के इस कंपनी को हायर किया और बाद में इन्हें हटा दिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक का डेटा यूज कर पाए। एलिगेशंस ये भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जानना चाहते थे कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग हैं वो इवेंचुअली वोट किसे करेंगे, वो सोचते क्या है। क्या फेसबुक के डेटा को यूज करके प्रेसिडेंशियल कैंपेन को कुछ इस तरीके का एंगल दिया जा सकता है कि इलेक्शंस वो ही जीत जाए। क्योंकि कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका यूजर्स की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज को डिफरेंट टाइप की एड्स दिखाई गई ताकि उनके कोर इमोशंस को यूज करके कैंपेन जीता जा सके। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप एक की अमेंडमेंट को डिफेंड कर रहे थे जिसके अकॉर्डिंग अमेरिका में सिटीजन्स अपने पास गन्स रख सकते हैं। अब जिन लोगों की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्टेड है वो अपनी फैमिली से ज्यादा जुड़े हुए थे, उन्हें इस अमेंडमेंट को रिटेन रखने के लिए एड दिखाई गई कि इससे आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो एक्सट्रोवर्टेड डिफेंस के लोग थे उन्हें एड्स कुछ इस तरीके से दिखाई गई कि गन्स औरों की लाइफ को बचाने में हमारी हेल्प कर सकती है एंड सो ऑन। जब कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका से इन एलिगेशंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके लिए साफ मना कर दिया कि हमने फेसबुक का कोई डेटा ब्रीच नहीं किया है। जब मार्क जकरबर्ग से पूछा गया कि तुम इसमें क्या कहना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि हमें तो कैम्ब्रिज डेटा एनालिटिका ने कहा था कि उन्होंने हमारे साथ काम करने के बाद डेटा डिलीट कर दिया है, तो हमने उन पर विश्वास कर लिया था, लेकिन ये हमारी गलती है। आई एम सॉरी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये डेटा लीक्स या प्राइवेसी को बहुत सीरियस लेना चाहिए? और आप भी सोचते हैं कि अगर हम फ्री सर्विसेज यूज कर रहे हैं जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, तो कंपनी इतना डेटा तो ले ही सकती है कि वो उस डेटा को यूज करके कुछ पैसे खुद भी बनाए। और हाँ, अगर आप अपने फ्री टाइम में 1200 से ज्यादा हाईली पैक्ड नॉलेजेबल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक समरीज अवेलेबल है। तो अगर आप नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे देंगे। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।